हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट कहा था रीऑर्डर लेवल का, कि रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है और एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है। हमने बहुत सारी बातें करी थी। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो मैं करा देता हूं इसका। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है आईसीआई मॉड्यूल का। वो देखिए क्या कह रहा है। एक कंपनी यूज 3 रॉ मटेरियल, एक कंपनी 3 तरह का रॉ मटेरियल यूज करती है। मटेरियल है ए बी सी फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच फॉलोइंग डेटा अप्लाई, और कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी है। रॉ मटेरियल ए बी सी यूजेस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितना मटेरियल लगता है। कह रहा है ए बनाने में 10 केजी लगता है, ए बी लगता है 4 केजी, सी लगता है 6 केजी, राइट। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 10,000, 5,000, 10,000। प्राइस इतने रुपए लगता है। डिलीवरी पीरियड मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। रीऑर्डर लेवल ये रहा, मिनिमम लेवल ये गिवन है। वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225। वीकली जो आपका प्रोडक्शन होता है वो 175 यूनिट से 225 यूनिट का होता है। एवरेजिंग 200 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग क्वांटिटीज, आपको फॉलोइंग क्वांटिटी निकालनी। पहला क्या निकालना है, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, ये आपको कैलकुलेट करना है। और क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। ये बताइए मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, मिनिमम स्टॉक लेवल का। मिनिमम स्टॉक ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज डिलीवरी पीरियड, यही था बेटा। अब रीऑर्डर लेवल कितना दे रखा है, ए का, ए का रीऑर्डर लेवल कितना लिखा है, 8,000 दे रखा है 8,000 केजी, 8,000 केजी। यहां पे आ जाएगा 8,000 केजी, 8,000 केजी माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो एवरेज कंजम्पशन कितनी है भाई, एवरेज कंजम्पशन कितनी है सर, एवरेज कंजम्पशन है कितनी, ये तो पीरियड है, एवरेज कंजम्पशन का है, एवरेज कितने यूनिट है, 200 यूनिट बनाए एवरेज। लेकिन एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है, 10 केजी। तो आप क्या करोगे, इस 200 को पहले 10 से क्या करोगे, इनटू करोगे। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 200 इंटू 10, तो 2,000 केजी मटेरियल लगा होगा। और एवरेज टाइम कितना दिया बेटा, एवरेज टाइम कितना दिया है, 2 इंटू 2, तो कितना आ गया, 8,000 माइनस कितना, 4,000, तो कितना आ गया, 4,000 केजी। तो पहला पार्ट आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल का 4,000। देखिए फिनिश गुड्स बनाना अलग होता है, उसमें जो मटेरियल लगता है वो अलग होता है, तो उससे उसको पहले इनटू करना पड़ता है। केजी, वेरी गुड। तो मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन टू एवरेज डिलीवरी पीरियड, ठीक है जी।
आगे जी, चलो जी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े बेटा। चलो अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा क्या निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। क्या निकालना है? मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। ये बताइए मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए मैक्सिमम का फॉर्मूला मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी, बी ना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी क्या होता है? आर ओ एल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस आर ओ क्यू या ई ओ क्यू। अब आर ओ एल कितना है बी का? बी का आर ओ एल है 4750 है ना बेटा, 4750 है बी का। चलिए आर ओ एल है 4750, 4750 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। तो मिनिमम कितने हो रहे बेटा? 125 यूनिट मिनिमम बन रहे हैं। और एक यूनिट को बनाने में कितना केजी मटेरियल लग रहा है? कितना लग रहा है? 4 केजी। तो 175 इंटू 4 और कितना टाइम लग रहा है मिनिमम? 3। तो 175 इंटू 4 इंटू 3 दिन लग रहे हैं मिनिमम, प्लस आर ओ क्यू या ई ओ क्यू कितना दिया हुआ है? री इकोनॉमिक कितना है बी की? 5000। तो ये 5000 यहां पे ऐड हो गया। बताइए कितना हुआ? 4750 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, कितना है? 23। अच्छा ये मल्टीप्लाई करो तो कितना है? 7100 प्लस 5000। अरे ये कितना है मल्टीप्लाई करो तो बताओ? 2100 ना। अब बताओ कितना है? 7650 केजी। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी आ गया। ठीक है बेटा। तुम्हारी दोस्त थी एक पैटी, वो नहीं आ रही आजकल 2 दिन से? शादी में? बाबा रे बाबा, ये शादी ब्याह इंटर में तो ये सब छोड़ दे करो, फाइनल में करे करो सब कुछ। चलो आगे, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। थर्ड क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू, तो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल किसका? सी का। क्या फॉर्मूला था? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है भाई साहब बताइए? अरे बोलिए, मैक्सिमम कंजम्पशन सर 225, और लगता कितना है इसको बनाने में? 6 केजी। तो लिखेंगे 225 इंटू 6, 225 इंटू 6। और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना डिलीवरी पीरियड है मैक्सिमम सी का? 4 इंटू 4, बताइए कितना है? 54,000 केजी, 100 केजी सॉरी। ठीक है आ गया।
अब देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैं छुड़वा रहा, सारे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको याद हो नहीं, मैं सब करवा दूं, ठीक है। आप तो नहीं पूछते, मेरे को पता था ये क्वेश्चन करना, लेकिन आपको टेंशन है, बस आपको घर जाकर रिवाइज करना है, इतना काम जरूर कर लेना, इतना तो कर सकते हो ना। रीऑर्डर लेवल सी आ गया, उसके बाद बेटा क्या करना है आपको, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। तो एवरेज स्टॉक के दो फॉर्मूले थे, याद है आपको, एक था मैक्सिमम लेवल निकालो प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, एक क्या था मिनिमम लेवल प्लस ईओक्यू डिवाइड बाय 2, याद है दो फॉर्मूले बताते हैं एवरेज के, क्या फॉर्मूले बताइए। एक तो था मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, अच्छा क्या था हमारा, क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए ना। तो क्या था मिनिमम प्लस ROQ डिवाइड बाय 2, ये भी तो था, लेकिन इंफॉर्मेशन तो इससे भी निकल सकती है, आंसर डिफर आएगा। मिनिमम कितना दिया हुआ है, मिनिमम कितना दिया हुआ है, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालता मैंने ए का, कितना निकालता 4000, आप उससे भी निकाल सकते हैं 4000 प्लस ROQ कितना था इसका बताइए, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है इसकी, एक ही रीऑर्डर क्वांटिटी, ये रहा 10,000 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 10,000 डिवाइड बाय 2 कितना है, 4,000 प्लस 5,000 कितना आया। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या था, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, आप जिस मर्जी से निकाल दो, कुछ गलत नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं करना आपको, किसी से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, ना कोई नोट नहीं करना आपको, आपके दोनों आंसर राइट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये था बेटा, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आप उससे भी निकाल दो, दो आंसर दिए होंगे इसके, उन्होंने कैसे निकाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था, 4 था नहीं, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, दूसरे मेथड से, क्या बात कर रहे हो, पहले तो निकालना पड़ेगा इसका क्या, मैक्सिमम लेवल ऑफ ए निकालना पड़ेगा ना, तो मैक्सिमम लेवल ऑफ ए, मैक्सिमम लेवल ऑफ ए क्या फॉर्मूला होता है, ROL माइनस क्या था, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस ROQ, ये था बेटा। ROL कितना है ए का ROL कितना है, मैक्सिमम लेवल का हो गया, बी का निकालता ना, ए का निकालता, वही तो कह रहे, ए का कितना ROL, ए का ROL कितना बताओ, कोई बात नहीं, अब मैंने लिख ही दिया, पूरा कर दूं, कितना ROL है, ए का ROL है कितना 8,000, तो लिखूंगा 8,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितनी थी इसकी 175 इंटू कितना यूज होता है एक 10 इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड 1 प्लस ईओक्यू कितना है इसका 10,000, कितना आया 8,000 माइनस कितना 1750 प्लस 10,000 कितना आया ये 18 माइनस 1750 कितना आया 16,250 आ गया। अब निकालना है एवरेज, तो एवरेज क्या होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड, तो मैक्सिमम तो आ गया 16,250, मिनिमम कितना निकालना मैंने इसका डिवाइड बाई 2 कितना आया, क्या आया 20,250 डिवाइड बाई 2 कितना आया 10,125। चलो दोनों से निकाल दिया, अब चेक करते हैं आंसर किस जगह, जिसी से भी निकाल लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हो।
हाँ जी, हाँ जी, लास्ट वाला देखो, ये 9,000 भी दिया हुआ उन्होंने और 10,100, तो आप कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो दोनों से निकालना जरूरी नहीं है, किसी एक से निकाल दो। राइट नाउ दोनों ही राइट है आपके। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा। अब हम लोग करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने फाउंडेशन पढ़ा होगा, एक ऐसा टॉपिक जो फाउंडेशन पढ़ के आए आप लोग अकाउंट्स के अंदर, याद है स्टोर्स लेजर के बारे में पढ़ा होगा। हाँ जी, फीफो लीफो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट भी है। तो चलिए अगली जो टॉपिक आपका हम कराने जा रहे हैं इस पे लीफो फीफो वेटेड एवरेज से रिलेटेड है, कराया जाए जी। उस टॉपिक को कहते हैं क्या, स्टोर्स लेजर। क्या कहते हैं उसको, स्टोर्स लेजर्स। कंपनी को ना स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता लगाने के लिए एक मेथड होता है स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर में आपको इन्वेंट्री जो आपके पास आ रहा है मटेरियल, उसको गोडाउन में रखना होता है। कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, कितना मटेरियल बचा, क्लोजिंग ऑफ द मंथ या क्लोजिंग ऑफ द ईयर, उसकी इंफॉर्मेशन पता लगानी पड़ती है। उसके लिए क्या होता है, स्टोर्स लेजर। स्टोर लेजर बेसिकली इसके बहुत सारे मेथड है स्टोर लेजर के, लेकिन जो कॉमन मेथड है वो आप लोगों ने पढ़े होंगे। पहला मेथड कौन सा था, फीफो। इसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट। जो मटेरियल पहले आया वही मटेरियल पहले गोडाउन में प्रोडक्शन में जाएगा। दूसरा मेथड है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और तीसरा मेथड है जो आपका इंपॉर्टेंट है, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। वैसे तो और भी मेथड है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट मेथड है जो इसमें यूजफुल होते हैं। अगर हम बात करें पहले फीफो की, तो फीफो मेथड का अगर आपको समझना हो तो इस तरह का डायग्राम समझ लो। कि भाई जो मटेरियल पहले इन होगा वही मटेरियल पहले आउट होगा। अगर आपको ये मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो होता है कि जो मटेरियल सबसे पहले मार्केट से आप परचेज करके लाए थे उसी मटेरियल को सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए आप भेजेंगे। इस मेथड का एग्जांपल है आपका रियल लाइफ का, वैष्णो देवी गए हो कभी आप लोग, तो वहां पे एक गुफा है, अंदर जब जाते हैं तो जो गुफा में पहले एंट्री करता है वही पहले एग्जिट करता है। ठीक है, तो पहले एंट्री और पहले एग्जिट, वो कौन सा हो गया, फीफो, ईमानदारी का मेथड। भाई पहले आया पहले मैं जाऊंगा। लीफो मेथड क्या होता है, इस तरह का बॉक्स होता है। भाई जो मटेरियल पहले आया वो दबता चला जाएगा और जो मटेरियल बाद में आएगा वो पहले निकल जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा माता रानी का जागरण, तो जागरण में क्या होता है, जो बेचारे बुजुर्ग आदमी होते हैं वो सबसे पहले जाते हैं, बैठ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भाई साहब जागरण शुरू होने वाला, आज ये पंडाल में होते ना बजाने वाले और जो बुजुर्ग आदमी होते हैं। और आप जैसे नौजवान आदमी पंडाल में जाके बैठने वाले नहीं हो, आप इंतजार करते हो प्रसाद कब बटेगा। ठीक है, बेचारे वो जाते हैं सबसे पहले और सबसे एंड में आते हैं, और आप क्या करते हो, जैसी प्रसाद बटने वाला होता है सबसे पहले पहुंच जाते हो। गए तो सबसे हाथ में तो सबसे बाहर निकल के आते हो। होता नहीं होता है लीफो मेथड। आज की डेट में क्या है कि बहुत से लोग लीफो मेथड खत्म हो चुका है मार्केट में, लीफो इज फिनिश, अब लीफो मेथड यूज नहीं होता है। लेकिन पहले मेथड में क्या था कि जो मटेरियल सबसे बाद में आया अगर वो पेरिशेबल है तो उसको आप पहले प्रोडक्शन में दोगे, खराब ना हो जाए। जैसे इमरजेंसी में होता है डॉक्टर क्या, भाई साहब कोई बहुत ज्यादा होता है उसको कहता है ले जाओ मर जाएगा, आता बाद में लेकिन पहले उसे ले आते हैं इमरजेंसी केस है। तो लीफो लास्ट में आना और बाद पहले चले जाना, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। अब इन तीनों मेथड को करने के लिए बेटा एक स्टोर लेजर बनाया जाता है। बहुत आसान स्टोर लेजर है, इसके लिए कोई अलग से मेथड सीखना नहीं है। भाई एक रजिस्टर मेंटेन करना है,
रजिस्टर सबसे पहले क्या करो, डेट डालोगे। भाई बिना डेट के कोई इंक्वायरी इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं होती, होती है क्या? बताओ मुझे, कोई भी इंफॉर्मेशन बिना डेट के वैलिड होती है? नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या होगी, डेट मेंशन होगी। किसकी? कब कब मटेरियल आया और कब कब मटेरियल गया। डेट के बाद जो कॉलम आता है वो आता है परचेज का या रिसीव का, कि कितना मटेरियल आपने परचेज किया या रिसीव किया। उसके बाद आता है इश्यू का कॉलम, कि कितना मटेरियल आपने इश्यू कर दिया। और लास्ट क्या होता है, बैलेंस। भाई यही तो होता है आने की एंट्री, जाने की एंट्री और बैलेंस की एंट्री। यही होता है, कुछ नई बात होती है, यही होता है। चलो जी, अब हम बात करते हैं आगे। तो स्टोर लेजर बनाने के लिए आपको फॉर्मेट को कोई नया फॉर्मेट नहीं है, जो आपने फाउंडेशन पढ़ा था उसी फॉर्मेट से आपको बनाना है। पढ़ा था ना आप लोगों ने? पहले क्या था श्रेयांशी, आजकल वो नहीं आ रहा तुम्हारा दोस्त एक, अरे क्या नाम है उसका, आदर्श, मिला वो? आजकल कहां है? लाइब्रेरी बैठा है वो पूरे वेदांत के नक्शे कदम में चल रहा है वो। लाइव क्लास में चल रही है, यहां बैठा ऊपर है, मतलब ऊपर वाली बिल्डिंग में बैठ के वीडियो मोबाइल पे देखेगा, यहां नहीं बैठ के देखेगा। कैसे कैसे बाल आके बताओ यार, क्या होगा इस देश का? मतलब आपको एक फ्लोर की तो बात है, ठीक है, पूरा वेदांत पे नक्शे कदम पे वो भी ऐसे करता है। क्लास यहां चल रही होती फेस टू फेस, वो लाइब्रेरी बैठ के लाइव ले रहा होता। ये मुझे समझ में नहीं आया भाई साहब, ये कहानी तो आपको नीचे आके बैठने दिक्कत है। चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग फिलहाल कि स्टोर लेजर बनाएंगे। इसमें पहले आने की एंट्री, फिर जाने की एंट्री, फिर बैलेंस की। तो एक क्वेश्चन पकड़ते हैं जिसको हम लीफो से भी करते हैं, जिसको हम फीफो से भी करते हैं, जिसको हम वेटेड एवरेज से भी करते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। याद रखना है, इसमें दो बातें आप लोगों ने शायद फाउंडेशन में नहीं पढ़ी होंगी, कि अगर कोई मटेरियल शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट पाया जाता है, तो उसको क्या मानोगे आप? अगर कोई मटेरियल शॉर्ट पाया जाता है तो उसे मानोगे इशू। क्या मानोगे? इशू की तरह उसका ट्रीटमेंट करोगे। अगर कोई मटेरियल आपने वापस कर दिया वेंडर से, जो सप्लायर को, तो क्या करोगे? उसको भी इशू में दिखाओगे, दिखाओगे, लेकिन उसका प्राइस कौन सा लगेगा ये मुझे समझाओ। अगर मैं लीफो यूज कर रहा हूं तो कौन सा लगेगा, फीफो यूज कर रहा हूं तो कौन सा लगेगा, और वेटेड एवरेज यूज कर रहा हूं तो कौन सा लगेगा। मैं एग्जांपल दो प्रैक्टिकली। भाई लीफो वो तो मेरी कंपनी का काम है ना, मैंने आपसे एक मटेरियल खरीदा 100 रुपए केजी पे, और वही मटेरियल मैं आपको वापस करने जा रहा हूं, तो कौन से रेट पे वापस करूंगा? जो रेट आपसे खरीदा था या अपनी कंपनी का लीफो वीवो? सोच समझ के जवाब देना। अरे पगलेटो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? जिस रेट पे मैंने आपसे लिया होगा वही रेट तो आप लोगे। ये कंपनी से क्या लेना देना आपको, सप्लायर को? कंपनी तो अलग अलग मेथड लगा सकती है ना। यहां पे बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं। बच्चे कहते हैं अच्छा मैं फीफो यूज कर रहा हूं ना, तो इसको भी मैं फीफो से दिखा दूंगा। अरे भाई, सप्लायर को तूने जो माल वापस किया है तो उसी रेट पे वापस करेगा जिस रेट से तूने उससे लिया था। वहां कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं करना। यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। बच्चे सोचते हैं कंपनी फीफो है तो भाई फीफो लगाऊंगा। अरे भाई साहब, आपने जो माल लिया था, अगर मैं आपको वही वापस करूंगा तो वही रेट तो होगा जिस रेट पे मैंने आपसे लिया था। ये अपनी मर्जी से कोई भी रेट लगा दूंगा मैं। सप्लाई कहेगा पागल है, लेके गया 100 में, तू दे रहा है मुझे 102 में, ये कौन सा रेट है भाई? जेन्युइन वाली बात समझो ना प्रैक्टिकली। क्यों अकाउंट्स की बुक में घुसे जा रहे हो आप? कॉन्सेप्चुअल को प्रैक्टिकल समझो। जिस रेट पे मैंने आपसे लिया है उसी रेट पे तो मैं वापस करूंगा। ठीक है, ये 2-3 बातें याद रखनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, फिर हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं लीफो फीफो वाले, ठीक है। दिख रहा है आप इलस्ट्रेशन नंबर 13? इससे पहले भी क्वेश्चन है क्या?
थ्योरी का क्वेश्चन, इससे पहले भी क्वेश्चन है कोई? चलिए एग्जाम्पल 13 देखिए, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13, ठीक है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 13 में? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सनराइज इंडस्ट्रीज फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 की कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। मटेरियल ईएक्सी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 100 यूनिट का, कितने रुपए में, ठीक है। फिर आपने परचेस किया 5 तारीख को, 8 तारीख को, 12 तारीख को। इसमें डेट की वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट मिस मत करना, लगातार डेट लेनी है आपको, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसा नहीं पहले परचेस की डेट लिख दो, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन। डेट की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद बेटा आता है क्या, 6 तारीख का इशू की डेट। फिर क्या रहा है, कैलकुलेट यूजिंग फीफो और लीफो मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, फीफो और लीफो मेथड। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, एक्सप्लेन वाई फिगर ए एंड बी इन पार्ट ए दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट अंडर टू मेथड। क्यों अलग अलग मेथड से आंसर आ रहा है मटेरियल इशू का। यू नीड टू नाउ ड्रॉ द स्टोल अप लेयर। क्या आपको स्टोल लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो पहले तो स्टोल लेजर बनाइए, किससे, पहले कैसे करेंगे, फीफो, फिर करेंगे लीफो। चलिए तो क्वेश्चन आपने लिख लिया है, ठीक है जी, करा जाए। सबसे पहले बनाते हैं इसका फॉर्मेट, तो यहां लिखेंगे स्टोर्स लेजर्स, स्टोर्स लेजर किसके हिसाब से बेटा, फीफो, फीफो मेथड से स्टोर्स लेजर बनाएंगे। ठीक है जी, यहां पे लिखेंगे क्या, डेट का कॉलम लिखेंगे, फिर रिसीव्स या परचेज, रिसीव्स या परचेज, ठीक है। इसमें 2 कॉलम, 3 कॉलम, क्या, क्वांटिटी, रेट, ऐसी कुछ का, और अमाउंट, राइट। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, इशू, इशू में भी ये कॉलम बेटा, क्या, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। फिर क्या लिखेंगे, बैलेंस, वेरी गुड। बैलेंस में भी यही, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है जी। जिस मेथड से आप करोगे ऊपर उसका नाम लिखना पड़ेगा, फीफो है तो फीफो, लीफो है तो लीफो। हाँ जी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्लोली स्लोली को, मजे मजे में।
फीफो क्या कहता है? फीफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल पहले आया वह मटेरियल सबसे पहले प्रोडक्शन में जाएगा। चलिए डेट देखिए, पहली डेट को क्या है, सबसे पहले है 1/4/2003 को कितने यूनिट है? 100 यूनिट है। कितने के हिसाब से? 5 के हिसाब से। तो चलिए 1/4/2023 सीधे बैलेंस है वो तो। कितनी क्वांटिटी? किसके हिसाब से? 5 के हिसाब से, 500 की। कोई दिक्कत? ठीक है, ओपनिंग डे होगी। उसके बाद परचेज कितना किया? 5/4। क्या 5 से पहले कोई डेट है? 5 से पहले नहीं है, 5 से पहले नहीं है। तो 5/4 को कितना परचेज किया? 306 के हिसाब से। तो 5/4/2003 306 के हिसाब से, तो 1800 का परचेज कर दिया बेटा। यहां पे इशू नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ। अब मेरे पास यहां पर इस डेट को तो यहां से आप क्लोज कर सकते थे। अब आपके पास 5/4 को क्या हो गया? एक तो आपके पास 100 यूनिट ऑलरेडी है 5 के हिसाब से, और कितने ले लिए? 306 के हिसाब से। तो कितना हो गया गोडाउन में अब? सर ये 500 और ये 1800, कितना हो गया? 2300 रुपये हो गए। हो गए नहीं हो गए भाई? देखो 500 इसके और 1800 इसके, 2300 बैलेंस हो गया नहीं हो गया टोटल? चाहो तो आप अलग अलग लिख दो, लेकिन बैलेंस में अलग अलग नहीं लिखते, मोस्ट ऑफ द टोटल लिखते हैं अमाउंट में। ठीक, क्वांटिटी अलग दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आई से आपको नहीं मारेगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी डेट है बेटा? श्रियांशी बेटा तेरे बताओ। 5 तारीख के बाद डेट हो 8 है। देखो इशू में तो नहीं है। 6 तारीख को कितना इशू किया? 250। तो 250 आपने इशू किया यहाँ पे। तो 6/4/2023, तो 250 इशू जब आपने किए तो याद रखना सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कौन सा? एक मिनट, यहां पे क्वांटिटी पहले नहीं, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, हाँ कितना भी इशू किया हम लोगों ने? 250। तो 100 तो ये वाले भी करेंगे, तो पहले वाले में 100 ये दे दो, तो 100 तो ये चले गए 5 वाले। और उसके बाद मेरे पास कौन से पड़े हैं? सर अभी भी कम है, कितने? 150। वो किस में से लूंगा? 300 में से। तो 150 ये चले गए 6 वाले। तो भाई साहब मेरे पास हो गए ये 500 और ये 900। ठीक है, अब मेरे पास कौन से बचे? सर सिर्फ 150 बचे 6 वाले, 900 रुपए के। ठीक है जी, कोई दिक्कत? 6 तारीख के बाद आप देखिए 7 तारीख कौन सी है? 7 तारीख कौन सी है? 7 तारीख है कोई? 8 है। 8 में परचेज कर लिया, फिर दोबारा कितना? 500 यूनिट 7 के हिसाब से। चलिए 500 यूनिट 7 के हिसाब से, 8 तारीख को 500 यूनिट 7 के हिसाब से, तो 35 यूनिट के आ गए। अब कितना स्टॉक हो गया मेरे पास? सर 150 6 वाला और 500 7 वाला, तो 900 वो और 3500 ये हो, तो ये हो गया 4400 का। 4400 का हो गया नहीं हो गया? हाँ भाई 4400 आ गया बेटा। चलिए, हाँ जरूरी नहीं है, अलग लिख सकते हो। उसके बाद कौन तारीख है बेटा? 8 के बाद 10। 10 को क्या हुआ भाई? इशू। कितना इशू हुआ? 400 यूनिट। अब 400 यूनिट बना देते हैं 10 तारीख को।
10/4/2023 400 यूनिट इशू हुए। अब 400 में से 150 पहले वाले और 250 बाद वाले, तो 6 और 7 तो 900। ये कितना आ गया? 1750। अब मेरे पास क्या बचा बेटा? केवल 257 वाले। कितना हो गया? 1750। 10 तारीख भी होगी बेटा? कोई दीपांशु बेटा कोई दिक्कत? चलिए आगे। उसके बाद 12 को फिर कितना है? 608 के हिसाब से 12/4/2023 600 आए 8 के हिसाब से, तो कितने के? 4800 के। अब मेरे पास फिर दोबारा 2 स्टॉक हो गया, 250 वाले 608 वाले, कितना हो गया? 1750 और 4800, 6550। चलिए अब क्या हुआ? 14 को कितना इशू हुआ? 500 इशू हो गया। 500 इशू हो गया। तो ये इतना टफ नहीं है, ये हमने फाउंडेशन पढ़ा था 14 तारीख को। 500 इशू हुआ, तो 500 में 250 तो ये चले आएंगे 7 वाले, और 250 8 वाले, तो 1750 और 2000। यहां बचेंगे केवल 250 8 वाले, 2000 के बचेंगे नहीं। कितना ऐसे याद है ये? अच्छा 350 बचे ना 250 की जगह, सॉरी। हाँ यहाँ पे आया है 350 बचे ना, 250 का 350। 8 वाले कितना आया? 2800। ये 2800 वाली। बस और कोई डेट है इसके बाद? डेट चेक करो, डेट नहीं है। तो हमारा ये आ गया किसके हिसाब से? फीफो के हिसाब से। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 350, और अमाउंट कितना उसका? 2800। तो हमारे पास लास्ट में 350 स्टॉक बचा और 2800 उसका अमाउंट बचा, राइट। रेट कितना है इसका? 8 रुपए के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 8 रुपीज। तो ये तो मैंने कुछ नई बात नहीं बताई, आपने फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। क्या लीफो कर सकते हो आप? लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट, जो लास्ट में आया वो पहले आया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लीफो ही बनाइए फटाफट से, इसी क्वेश्चन का आप लीफो बनाइए। इसी क्वेश्चन का लीफो भी बनाइए। इसी क्वेश्चन का लीफो भी बनाइए।
लीफो कहता है जो लास्ट में आया पहले आप उसको इशू करोगे। आगे लिखो फिर। पक्का ये आया 2300। क्लोज स्टॉक तो उतना ही बचेगा, क्वांटिटी में अमाउंट में फर्क आएगा, चाहे लीफो से करो चाहे फीफो से करो, क्वांटिटी में कोई चीज नहीं है, केवल फर्क किस में आएगा, अमाउंट में आएगा। करवाया तो पहले इसको पूरा कंप्लीट कर ले बच्चे। अब इसमें एक बात और पूछी है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना? तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? आसान तरीका, जितना भी इशू है, जितना भी इशू हुआ है, इशू वाले अमाउंट का टोटल बता दो, कहां कहां पे इशू है बताइए। पहले बार इशू कितना हुआ था? लीफो में करा दो, फीफो पहले, फीफो से करा दो पहले, फीफो से करा दो पहले। पहला इशू में कितने रुपए का था? पहला फीफो लीफो में? लीफो में बता रहे, पहले फी बताओ, पहले फीफो बताओ।
1400। दूसरा इशू कौन सा था? इशू वाला अमाउंट है 2650। तीसरा इशू बस जोड़ो इसको, जितना भी मटेरियल इशू हुआ है वही तो कंज्यूम हुआ। जोड़ो कितना इशू हुआ? 7,800। तो यही तो आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखें जरा, जितना भी मटेरियल इशू हुआ है, ये लो, यही तो हुआ था 1400, 2650। हाँ जी, तो जितना मटेरियल आपने इशू किया वही तो कंज्यूम हुआ होगा। तो जितना भी इशू वाला कॉलम है उसको आप ऐड कर लो तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा, जितना भी इशू वाला है। ठीक है जी। अभी तरह लीफो में निकालो आप। लीफो में कितना आ रहा है? 70,100। यहां पे तो ये आ रहा है। पहला कितने का हुआ? 1500 का। दूसरा कितने का हुआ? यही आ रहा है ना? तो यही तो आ रहा है बेटा। जितना भी इशू हुआ उन सबको ऐड कर दो आप, तो आपका क्या आ जाएगा? इशू वाला बात आ जाएगी। ठीक है जी। तो इशू वाली बात भी आ गई। अब एक बच्चे ने बोला सर वेटेड वाला भी बता दो। बिल्कुल बताते हैं जी, वेटेड वाला भी करा देते हैं आपको एक क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 14 कुछ छोटी है। वेटेड एवरेज से कैसे करेंगे? वेटेड एवरेज से। फॉर्मेट सेम होता है, फॉर्मेट सेम होता है, वहां पर कोई फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे लीफो से करो, चाहे फीफो से करो, चाहे वेटेड एवरेज से करो। बट वेटेड एवरेज में जो बैलेंस वाला कॉलम है उसमें जो रेट आता है वो रेट आपको निकालना पड़ता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो करा जाए दोस्तों वेटेड एवरेज में। वेटेड एवरेज में क्या होता है? प्राइस का एवरेज और क्वांटिटी का एवरेज, द टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी होता है। टोटल अमाउंट डिवाइड बाय कैसे? देखो जरा क्वेश्चन देख लेते, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, अमाउंट थोड़े बड़े बड़े हैं। एम्बोरियस इंडिया लिमिटेड रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टअप कंपनी बैक इन द ईयर 2019। हाँ भाई ऑनलाइन वालों कर लिया है ना? मैं आगे बढ़ जाऊं कभी तुम लोग ना कर पाओ। वेरी गुड बेटा, चलो कर लिया। इट इज एंगेज इन क्रिएटिंग एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT solution for the industrial market. It is focused on innovation, design, research, development, product, service. One of its embedded product in Long Max system model, carrier board industries. इतनी बड़ी कहानी सी है। In the beginning of the month of September, company entered new job agreement provided 480 log marks in it मंडी फॉलोइंग डिटेल्स इशू रिसीव्ड। इतनी सारी कहानी हमें पढ़नी नहीं है, नीचे पढ़नी है। अब 1 सितंबर को कितना ओपनिंग स्टॉक है? 6000 का ओपनिंग स्टॉक है और कितना है? 285। तो ओपनिंग की एंट्री वैसी करोगे जैसे करते आए हो। इशू किया कितना? 4875 यूनिट वाइड मैकेनिकल। इस नोट से रिक्विजिशन नंबर ऑफ मतलब होता है, रिक्विजिशन नोट का होता है कि जिस नोट के थ्रू आपने मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मंगाया, किससे? परचेज डिपार्टमेंट से या स्टोर डिपार्टमेंट से। इतने यूनिट आपने मंगा लिए, कितने के? 256
ये परचेज में आ जाएगा। ये इश्यू हुए कितने 12,000। रिटर्न टू स्टोर, ये रिटर्न टू स्टोर टेक्निकल डिवीजन अगेंस्ट मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल होता है, टीच 01222 से वापिस हुए। ठीक है जी। उसके बाद इतना आया इतना गया। 25 सितंबर द स्टॉक मैनेजर ऑफ कंपनी एक्सप्रेस हिज नीड टू लीव हिज होम टाउन ड्यू टू सर्टेन कंटीजेंसी एंड इमीडिएटली लेफ्ट द जॉब सेम डे। लेटर ही ऑल्सो स्विच ऑफ हिज फोन। वाह भाई वाह, इमरजेंसी आ गया, भाग गया, उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। ये क्या बात हुई, कर दिया तो कर दिया, हम क्या करें। As the company has the tendency of stock taking every end of the month to check report loss due to rushing the component, the new stock manager September found that 900 units of microcontroller were missing. 900 यूनिट गायब है, चोरी करके भाग गया क्या। Was apparently misappropriated by the former stock manager. He further report loss of 300 और खराब हो गए। 900 तो गायब है, 300 और टूटे हुए पाए गए। फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टॉक लेजर अकाउंट यूजिंग, यही है जी। तो फॉर्मेट तो सेम बनेगा, क्या हेडिंग लिखेंगे, स्टोर लेजर, डेट, परचेज या रिसीप्ट, इश्यू और बैलेंस। वैसे ही फॉर्मेट बनाओ फटाफट से, फिर मैं एंट्रीज बताता हूं। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, मैं यहीं से बता दूंगा एंट्रीज आपको। ठीक है 14, इससे पहले 13 थी। फटाफट से इसको समझना। ठीक है बेटा, सबसे पहले डेट लिखोगे यहां पे रिसीप्ट, यहां पे इश्यू और यहां पे बैलेंस ऑफ स्टॉक लिख दोगे बेटा, बना लो इतने। फिर हम कराते हैं कैसे कैसे अमाउंट आया ये। एक एक एंट्री को अपने हाथ से करना है। ठीक है, समझ समझ के। चलिए बनाया बेटा फॉर्मेट, जब बना लो मुझे बता देना। फ्राइडे हो सकता है इसकी आखिरी क्लास हो। ठीक है, फिर टेस्ट, क्योंकि जब तक चैप्टर नहीं, देखिए मैं आपको ना पिछले बैच से भी ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आराम से, ज्यादा आराम से। और लो जितना चाहे प्रैक्टिस करो, इसके PYQ भी कराऊंगा। लेकिन एक चैप्टर लेकिन सॉलिड तरीके से हो कि भाई अब मुझे आ गया, खत्म कहानी। ऐसा नहीं कर भी लूं कच्चा पक्का रह जाए, वो मजा नहीं आता। कच्चे पक्के से तो हमेशा पेट में दर्द ही होता है। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए बनाया जाए भाई सब। चलिए सबसे पहले डेट सितंबर का महीना है, 1 तारीख को कितना बैलेंस था भाई साहब, 6000 बैलेंस है। और रेट कितना उसका 285, मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया। लिख लीजिए फटाफट, कुछ बड़ा अमाउंट है ना, 17,10,000। 17,10,000। तो वरना का दिल नहीं लगा है, क्या कह रही, बोल दिल नहीं लग रहा है मेरा। तेरे रूम में नहीं थे बेटा? अच्छा, क्या फर्क पड़ता है, रूम शिफ्ट करा के में चला दे। देखिए मैंने पहले भी बोला था कि बहुत मुश्किल होता है अपने पेरेंट्स से अलग रहना। लेकिन कल को आप जॉब करने जाओगे, सोचो तो कहीं ना कहीं तो आपको अकेला रहना पड़ेगा ना लाइफ के साथ। टाइम लगता है, 2-4 दिन लगते हैं। पहले दिन तो इतना बुरा लगता है कि यार कहाँ आ गया, लेकिन धीरे धीरे भी लगता है कि नहीं ठीक है चलो एडजस्ट करते हैं, पढ़ाई करनी तो हमें, मेन ऑब्जेक्ट तो हमारा पढ़ाई करना है। पूरा दिन तो यहाँ चला जाता है, शाम को तो रहते हैं वहाँ पे, और शाम को थोड़ा बहुत आप लोग टहलते होगे, फिर पढ़ते होगे। और 1-2 फ्रेंड बना लेना चाहिए, जब आप जाओ तो 2-4 दोस्त बना लो, जिससे कि आपका मन लग जाए हॉस्टल में, वरना मन नहीं लगता ऐसे। लेकिन ऐसे दोस्त बनाना जो पढ़ने वाले है, ऐसे नहीं कि जो हर दिन कहते हैं आ चल मॉल चल रहा है आज, ऐसे मत बनाने ना, ऐसे बहुत मिलते हैं।
चलिए पहली एंट्री होगी बेटा, 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होगी। अब देखिए क्या लिखा है, उसके बाद 1 सितंबर के बाद कौन सी डेट है, 8 सितंबर को कितने इशू किए, 4875। तो इसका जो इशू का रेट रहेगा वो तो यही रहेगा 285, क्योंकि इससे पहले ना तो कोई मटेरियल आया ना यही पड़ा हुआ है। तो आप इशू वाली एंट्री में जाइए और वहां पे लिखेंगे कितना इशू किया, 4875, 285 का रेट है, अमाउंट ये रहा। अब आपके पास जो बैलेंस बचा 6000 में से इसको घटा करके ये बैलेंस बचा 1125, रेट यही रहेगा और अमाउंट ये आ गया। तो 8 तारीख वाली एंट्री भी आपकी होगी। ठीक है, इशू वाली एंट्री होगी बेटा ये कि कितना मटेरियल इशू हुआ। ठीक है जी, पक्का। चलिए अब आजिए 8 तारीख के बाद कौन सी एंट्री है, 8 तारीख का 9, कितना मटेरियल आया, 17,500 आया 276 के हिसाब से। तो 17,500 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 276 के हिसाब से, 17,500 मल्टीप्लाई 276, ये 17,500 मल्टीप्लाई 276, ये अमाउंट आ गया बेटा। अब मेरे पास 1125 यूनिट पहले थे और 17,500 आ गए, दोनों को जोड़ लो कितने हो गए, 18,625 यूनिट हो गए बेटा। हाँ जी बालिका, हुए नहीं हुए। अब अमाउंट कितना था भाई, 3,20,625 पहले था और 48,30,000 ये आया, दोनों को जोड़ा अमाउंट को भी, कितना हुआ, 51,50,625 आया। अमाउंट से अमाउंट ऐड करो, क्वांटिटी से क्वांटिटी ऐड करो, अमाउंट का अमाउंट में ऐड करो, क्वांटिटी क्वांटिटी कर दिया बेटा। अब जो अमाउंट आया और जो टोटल क्वांटिटी है इससे इसको डिवाइड करके रेट निकाल लो, ये आ गया 276.50। इस तरह निकालते हैं वेटेड एवरेज में रेट, टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करके वेटेड एवरेज में रेट निकाल लिया जाता है। ठीक है जी, तो 9 तारीख तक की एंट्री में मान सकता हूं कि होगी आपकी। 9 तारीख तक की एंट्री में कोई दिक्कत तो बताइए। 9 तारीख की एंट्री में कोई दिक्कत तो बताइए बेटा, हो गया। अब आ जाते हैं 10 तारीख की एंट्री। 10 तारीख की एंट्री में क्या भाई, इशू कितना, 12,000 यूनिट इशू किए। अब तो 12,000 यूनिट लिख लीजिए भाई साहब, यहां 12,000 लिख दीजिए। रेट जो यहां पे रेट आपने निकाला उसी रेट से इशू करेंगे, और यहां अमाउंट, फिर जो बचा बैलेंस लिख दीजिएगा। रेट में भी कोई बदलाव नहीं क्योंकि नई क्वांटिटी नहीं आई है, जब तक नई क्वांटिटी नहीं आती तो रेट में कोई बदलाव नहीं होता। तो 276.54 ही रहेगा। ठीक है जी, हो गया। कौन सी तारीख का ये, 10 तारीख का। अब 10 तारीख के बाद डेट देखो कौन सी है, अगर सब हो गया तो बताना बेटा। डेट बताया आगे, 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद डेट है कौन सी, 12 तारीख है। अब वो कह रहा है हमने रिटर्न टू स्टोर इतना मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कर दिया, प्रोडक्शन में नहीं गया, लिखा रिटर्न टू स्टोर इतने यूनिट्स बाय टेक्निकल डिवीजन अगेंस्ट मटेरियल रिक्विजिशन नोट नंबर, इसका नोट नंबर यही है, देखो सेम ही तो नोट नंबर है, नहीं है भाई, उसी नोट नंबर से हमने ये मटेरियल स्टोर में वापस भेज दिया।
अब सोच समझ के जवाब देना। स्टोर में वापस भेजा, स्टोर मतलब आपके गोडाउन में आया, मतलब परचेज हुआ। क्या हुआ? परचेज माना जाएगा, समझ आ जाएगा, परचेज। तो रिटर्न टू स्टोर क्या माना जाता है? परचेज। तो कितना परचेज हुआ बेटा? 1200, 2375। और इसका रेट कौन सा होगा? जो इससे पहले वाला रेट। कितना? क्योंकि उसका नोट वही था। तो 2375 इस रेट से ये अमाउंट आ गया। याद रखना, रिटर्न टू सप्लायर इशू माना जाता है, लेकिन रिटर्न टू स्टोर परचेज माना जाता है। आपके पास कुछ मटेरियल था, आपने वापस से स्टोर में भेज दिया, तो स्टोर मतलब आपके गोडाउन में आ गया। और गोडाउन क्या होता है? परचेज। रिटर्न टू सप्लायर होता है तो इशू होता, रिटर्न टू स्टोर है तो वापस से आपके पास आ गया। अब क्या पड़ा है ना स्टोर में। चलिए जोड़ के कितना हो गया? ये यूनिट थे इतने और आ गए तो 9000 हो गया। रेट में भी कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि वो सेम रेट था। ठीक है जी। याद रखना, रिटर्न टू स्टोर का मतलब वापस से गोडाउन में आया, परचेज का पॉइंट है। रिटर्न टू सप्लायर क्या है? इशू का पॉइंट है। ठीक है। अब 12 के बाद कौन सी डेट दीपांशु में लिख दे? 12 तक, यहां तक एंट्री होगी। अब 12 के बाद एंट्री देखिए कौन सी है। अमाउंट कैसे लगा है? थोड़ा सा कैसे आ रहा है? 54 से यही, ये नहीं आ रहा क्या? वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 इज डजंट मैटर। वो 2-4 रुपये पॉइंटों का आ सकता है क्योंकि पॉइंटों की वजह से। चलिए आगे। आप कौन सी डेट है? रिसीव्ड। फिर आगे कितने? 9000 यूनिट। कितने हिसाब से? 288। तो ये भी क्या हो जाएगा? परचेज। इसको भी परचेज में लिखिए। 9000 यूनिट 288 से, 9000 यूनिट 288 से ये अमाउंट आ गया। अब 9000 पहले 18000 हो गए। अमाउंट जोड़िए, फिर डिवाइड करके रेट निकालिए। फिर अमाउंट को अमाउंट से जोड़िए, क्वांटिटी को क्वांटिटी से, और डिवाइड करके रेट निकालिए। दो ही चैप्टर सबसे बड़े हैं, एक ये चैप्टर, एक मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर, जिसमें सबसे ज्यादा क्लास लगती है। हो गया बेटा? करो करो आराम से। ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ी बड़ी है इसकी, लेकिन करनी तो है क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी डेट है? 17 तारीख को क्या है? रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर को वापस कर दिया भाई साहब, अपना माल लेके जा। कौन से नोट से? नोट नंबर कौन सा है? 1622। 1622 यहां पे कहीं मेंशन है? ये वाला। तो रेट कौन सा लेंगे इशू का यहां पे? भाई जो रेट सप्लायर से मिली, मैंने भाई तो समझाया था कि जो सप्लायर से लिया उसी में पे जाएगा। तो इशू कितना करना पड़ेगा? 700। रेट कौन सा? 288। ये देखो 700 रेट कौन सा? 288। क्यों भाई? जिस रेट पे आपने माल लिया उसी रेट पे तो सप्लायर को वापस करोगे कि भाई चल लेके जा तू अपने घर, मैं नहीं लिया तेरा माल, पकड़ यहां से। और वो इशू का पार्ट कि मटेरियल कम हो गया आपके पास से गोडाउन में।
अब आपका ये अमाउंट चला गया। अब आपके पास 18,000 में से ये माइनस कर दो तो ये अमाउंट आ गया, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दो ये आ गया, फिर इससे डिवाइड करके रेट निकाल लो। याद रखना अमाउंट को अमाउंट से ऐड करना है और क्वांटिटी को क्वांटिटी से फिर डिवाइड करना है। आज ये पता नहीं क्या बजा जा रहे हैं टेरे। इस 18,000 में से ये 700 माइनस कीजिए और इस वाले अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कीजिए। यहां अमाउंट लिखिए या क्वांटिटी, फिर इस क्वांटिटी से इसको डिवाइड कीजिए तो आपका रेट निकल जाएगा। ये 282.04 निकल गया। अब आ जाओ कौन सी बारी, 17 के बाद कौन सी बारी, 20। कितना वापस किया आपने, 9,500। ठीक है, 9,500 इश्यू किया तो 9,500 यहां लिख देंगे, रेट ये वाला मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस बचा और ये बचा। इशू में आएगा ना क्योंकि इशू किया आपने। रिटर्न टू सप्लायर हमेशा इशू का पार्ट है। आगे बेटा 20 तारीख के बाद क्या हुआ, अब कौन छोड़ के भाग गया था, 25 सितंबर को वो छोड़ के भाग गया था। ठीक है, 30 सितंबर को हमने क्या पाया कि 900 यूनिट माइक्रो कंट्रोलर मिसिंग, चोरी हो गए। 900 यूनिट चोरी हो गए तो कंपनी का नुकसान। अब कंपनी का नुकसान कहां जाएगा, कॉस्टिंग। लेकिन ट्रीटमेंट कैसे होगा, इशू वाले की तरह से। कैसे होगा, तो सेम इसका ट्रीटमेंट इशू की तरह करोगे। कितना करोगे, 900 यूनिट और इशू का रेट वही वाला। तो देखो 900 यूनिट, इशू का रेट वही वाला, अमाउंट लिख दिया, बैलेंस बच गया, यहां बैलेंस बच गया। एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा, इशू की तरह से होगा बेटा। शॉर्टेज पाई जाए या एबनॉर्मल पाई जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट वैसे ही माना जाएगा और जाएगा कहां पे, कॉस्टिंग पीएल में। जितना भी एबनॉर्मल लॉस होता है वो कंपनी का कॉस्टिंग पीएल में आता है, लेकिन जब आप स्टोर लेजर बनाते हो तो इसका ट्रीटमेंट मानते हैं इशू की तरह से। अब अगली एंट्री क्या थी, एक एंट्री थी किसकी, बाद में 300 यूनिट और हुए ना। He further reported loss of 300 due to rusting of the component। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल लॉस क्या है, नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, हां जी नॉर्मल लॉस क्या होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो आपके पास 5,000 रुपए थे, जब आपने पॉकेट देखा तो आपको हिसाब तो मिला 4,980 रुपए का, 20 रुपए आपको नहीं मिल रहे, तो आप क्या मानोगे कि आपके पैसे खो गए।
आप मानोगे यार मेरे पैसे खर्च कर दोगे, मुझे याद नहीं आ रहा, 10-20 रुपए छोटा सा अमाउंट है, याद नहीं आ रहा, तो मैं उसको एक्सपेंसेस मान लूंगा और उसे नॉर्मल कॉस्ट की तरह अपना ट्रीट कर लूंगा। लेकिन अब बहुत बड़ा अमाउंट का मिसमैच होता है 5,000 में से 1,000 का, तो आप क्या कहते हैं, अरे यार खो गए होंगे पक्का, खर्च तो मैंने किए ही नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे 1,000 मिस हो जाए, 1,000 या तो, क्योंकि हिसाब में 10-20 रुपए गड़बड़ हो सकती है 5,000 में से, लेकिन 1,000 का तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो कहीं ना कहीं तो खो के होंगे। तो कंपनी का जो नॉर्मल लॉस होता है ना, वो हमारे केवल यूनिट को कम करता है, तो करता है, और उसको मानते कि कॉस्ट में लग गया होगा, कभी भी अमाउंट का इंपैक्ट नहीं पड़ता उस पर, अमाउंट का इंपैक्ट। तो ये 300 यूनिट है ना, इसको इश्यू तो मानेंगे, यूनिट को तो कम करेंगे, लेकिन अमाउंट को कम नहीं करेंगे। देखो ध्यान से इन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया है, यहां पे देखना ध्यान से, ये देखिए इन्होंने 300 यूनिट यहां दिखा दिए इशू में, पहले कितने थे 6,900, अब 300 घटा दिए तो कितने बचे 6,600 बचे। इसने ना तो रेट माना ना तो अमाउंट माना, अमाउंट को कम नहीं किया इसने, केवल किसको कम किया 6,600 यूनिट, और अमाउंट भी बोलोगे वही का वही है, केवल रेट बढ़ गया हमारा, उस क्लोजिंग स्टॉक का क्या बढ़ गया, रेट बढ़ गया, क्योंकि यूनिट कम हो गए तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो याद रखना कभी भी नॉर्मल लॉस होता है तो उसमें केवल यूनिट कम होते हैं, क्या कम होते हैं बेटा, अमाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस होगा तो यूनिट भी कम होंगे और अमाउंट भी कम होगा। बस यही था खतरनाक पॉइंट लीफो फीफो में, क्योंकि यही पॉइंट में बच्चा अटक सकता है। अगर क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का तो यहां पे गड़बड़ कर सकता है बच्चा, कि नॉर्मल लॉस को केवल यूनिट कम करने, एबनॉर्मल में यूनिट के साथ अमाउंट भी कम करना है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हमारा लीफो फीफो कंप्लीट हो गया। फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, थ्योरी के। प्रैक्टिकल तो केवल आपके 2 कॉन्सेप्ट बचे, एक एबीसी बचा, एक स्टॉक आउट बचा, बस बाकी अब थ्योरी बची है आपकी, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये चैप्टर 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का। टेन मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, 10 नंबर का। हाँ जी बच्चों, हो गया। सर लॉस को भी तो परचेज रेट पर होना चाहिए बेटा, लॉस को परचेज रेट पे कैसे पता लगाओ, कौन से यूनिट का लॉस हुआ है, कौन से सप्लायर से खरीदे थे जो लॉस हुआ है। इम्पॉसिबल टास्क है ऐसा पता लगाना कि जो मटेरियल मेरा खोया है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल नहीं कैटेगरी है गोडाउन में, एबीसी कैटेगरी तो है नहीं मटेरियल की, तो हम कैसे लेंगे कौन से सप्लायर का मटेरियल खोया है, तो हम पता नहीं लगा सकते। हां अगर ऐसा पता होता अरे ये वाला खोया है तो पता लगा लेते, तो हम परचेज रेट पे ले लेते, लेकिन नहीं लिया गया तो हम मानेंगे इश्यू वाला जो रेट है, जो हमारा वही रेट माना जाएगा, परचेज रेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मटेरियल किस सप्लायर से कौन सा खोया है, कौन सा शॉर्ट पड़ा है। हां अगर आइडेंटिफाई कर सको तो परचेज रेट पे लेना, इसने मेंशन नहीं किया कि आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन सा मटेरियल चोरी हुआ है। ठीक है, नहीं लिखा कौन से नोट से चोरी हुआ है। ठीक है बेटा, और बताओ, मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछने से हमारी भी नॉलेज इंक्रीज होती है और आपको भी फायदा मिलता है। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा जो बड़ा ही बोरिंग लगता है मुझे तो ये, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, फाउंडेशन में भी था, लेकिन था यहां पे, अगर नहीं कराता तो बोलते सर आपने कराया नहीं, हमने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था, ऐसे तो बोलते बच्चे बहुत से, तो मैंने करा दिया। अब दोस्तों मैं कराने जा रहा हूं आपको एक थ्योरिकल कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है, वो कॉन्सेप्ट बहुत आता है पेपरों में, थ्योरी वाली भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट का नाम है एबीसी। क्या कह रहे हो सर? हाँ जी एबीसी, उस कॉन्सेप्ट का नाम ही एबीसी है, एबीसी एनालिसिस। एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने को आता है इसके ऊपर, एबीसी पे।
एक बार तो प्रैक्टिकल भी आ गया था उसके ऊपर। दिख रहा है आपको? देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन एबीसी, राइट शॉर्ट नोट ऑन एबीसी, एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस थ्योरी में भी आता है और प्रैक्टिकल में भी आता है। एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, ठीक है जी। अब ये एबीसी एनालिसिस होता क्या है, पहले आपको बिल्कुल रियल लाइफ की बात करता हूं, एकदम रियल लाइफ में। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये आप पूछना चाहोगे सर। एबीसी की फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। क्या है? ऑलवेज, लिख लो, ऑलवेज बेटर कंट्रोल या बेस्ट कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल या बेस्ट कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल या बेस्ट कंट्रोल। अब सुनिए, रियल लाइफ में आज की डेट में ना एबीसी हम हर जगह यूज करते हैं, हर जगह। एक स्टूडेंट के लिए भी एक एबीसी होता है। कैसे? स्टूडेंट अपने कीमती सामान को एबीसी कैटेगरी में डिवाइड करता है। कीमती सामान, जैसे स्टूडेंट के लिए उसका एक कैटेगरी का आइटम है मोबाइल फोन। अगर घर से निकलते समय गलती से किताब रह जाए तो कोई बात नहीं, पड़ोसी से चेक देख लूंगा। लेकिन अगर मोबाइल है तो वापस मेट्रो स्टेशन घर चला जाएगा, चाहे क्लास में लेट हो जाने को। उसके लिए एक कैटेगरी मोबाइल फोन है, उसका बड़ा ध्यान रखता है। रात को अगर चार्जिंग खत्म हो गई तो रात को उठ के चार्जिंग लगा देगा। रात को सोते समय उसके दर्शन और उठते समय उसके दर्शन। सबसे पहले, भगवान से पहले भी मोबाइल भगवान चल रहा है आजकल, नहीं चल रहा? और सबसे ज्यादा ध्यान उसी का रखता है वो, क्योंकि महंगे महंगे मोबाइल लिए होते हैं, आईफोन वगैरह। भाई साहब 1-1.5 लाख रुपए के फोन है, अगर गलती से खराब हो गए तो घर वाले हड्डी काट देंगे। नहीं, उतनी केयर किसी चीज की नहीं करता वो। बी कैटेगरी में स्टूडेंट के नहीं आते हैं उसके कपड़े, जो वो ड्रेसेस यूज करता है कि यार आज कौन सा पहन के जाऊं, यार ये पहनूं, कल तो पहन के गया था, 5 मिनट तो 15 मिनट वो खराब करता है उसमें। सी कैटेगरी आती है लास्ट में, बुक्स। चलो अब ये भी पढ़ लेता हूं। इसलिए कंपनी के पास ना बहुत सारा स्टॉक होता है, कंपनी का बहुत सारा स्टॉक होता है। तो कंपनी कहती है जो महंगा स्टॉक है ना, मैं उस पर कंट्रोल कैसे करूं, और जो फालतू स्टॉक है उस पर कैसे कंट्रोल करूं। तो कंपनी ने क्या किया, अपने स्टॉक को, अपने मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। जैसे जैसे आईसीआई ने भी अपने स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ए कैटेगरी फाउंडेशन, सॉरी, ए कैटेगरी फाइनल, बी कैटेगरी इंटर और सी कैटेगरी फाउंडेशन। सी कैटेगरी में जो स्टूडेंट होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है। मतलब फाउंडेशन में जो बच्चा होता है ना, वो क्वांटिटी में कितना ज्यादा होता है ना, एकदम लाख लाख बच्चे पेपर देते हैं, 1.5 लाख देते नहीं देते, बट उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। फाउंडेशन तो कर रहा है, कौन सा तीर मार रहा है अभी भाई। क्वांटिटी में बहुत ज्यादा, वैल्यू में बहुत कम होता ना। बी कैटेगरी में आते इंटर वाले स्टूडेंट, जो क्वांटिटी में ए से बी, सी से कम होते नहीं होते भाई, क्वांटिटी में सी से कम होते ना, और वैल्यू में सी से ज्यादा। और ए कैटेगरी में आते आईसीआई के लिए फाइनल वाले स्टूडेंट, जो क्वांटिटी में बहुत ही कम और वैल्यू में बहुत ज्यादा। अगर आप फाउंडेशन में हो, फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, चल ठीक है, फाइनल है बंदे का, अब तो निकल ही जाएगा, नहीं होता। इसी तरह से घर में भी सामान को एबीसी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ए कैटेगरी में वो सामान होता है जो क्वांटिटी में तो बहुत
कम लेकिन वैल्यू में बहुत ज्यादा। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड कम होता है घर पे ना भाई साहब, कोई सुनार होगा तो बात अलग है। गोल्ड बहुत कम होता है, उस गोल्ड को तिजोरी के तिजोरी में रखते नहीं रखते, और क्वांटिटी बहुत कम होता है। दूसरी कैटेगरी आती है कपड़ों की, वो भी अलमारी में लगे होते हैं लेकिन उससे कम, उसमें लॉकर पे लॉकर नहीं होते ना। और सी कैटेगरी आती है बर्तन रसोई के। कौन बंदा अपनी रसोई में ताला लगाता है? ये क्वांटिटी में चम्मच कितने सारे, प्लेटें कितने सारी, टूट जाती है रोज रोज एक आध सूर्यांशी, तो घर वाले भी कुछ नहीं कहते कोई बात नहीं बालिका तोड़ दिया। लेकिन गोल्ड खो जाए तो 4 दिन तक खाना नहीं खाएगी, सूर्यांशी खुद ही नहीं खाएगी, घर वाले भी खा नहीं देंगे उसको, नहीं। तो इसका मतलब क्या, हर इंसान उसकी क्वांटिटी और वैल्यू के हिसाब से अपने आइटम को एबीसी कैटेगरी में डिवाइड करता है। इधर कंपनी भी कहती है कि भाई साहब मेरे पास मटेरियल तो बहुत सारी कैटेगरी का आता है, तो मैं क्या करूंगी, मटेरियल पे कंट्रोल कैसे करूं। तो मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए मैंने 3 कैटेगरी बना दी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में मैंने वो मटेरियल रखा जो क्वांटिटी में तो बहुत कम लेकिन वैल्यू में बहुत ज्यादा, अमाउंट में बहुत ज्यादा लेकिन क्वांटिटी में बहुत। देखो गोल्ड इतना सा होता है, कितना महंगा मिलता है ना। तो स्टोर कीपर को कहा गया भाई साहब ये जो मटेरियल ए कैटेगरी वाला, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई, मतलब उधर नहीं, देखो मैं बता रहा हूं इशारा करके कि मटेरियल जो ए कैटेगरी मैंने रखा है ना, स्टोर डिपार्टमेंट, इसको चोरी मत होने देना, इसमें कोई कमी ना आ जाए क्योंकि ये बहुत महंगा मटेरियल है। और बी कैटेगरी में आपने कौन सा मटेरियल डाला, जो ए से क्वांटिटी में थोड़ा ज्यादा, वैल्यू में उससे कम। और सी कैटेगरी में चलो कोई बात नहीं, बहुत क्वांटिटी में बहुत ज्यादा और अमाउंट में बहुत कम। तो कंपनी क्या करती है, अपने मटेरियल के स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए 3 कैटेगरी में आती है, ए बी सी, जिससे जो वैल्यूएबल मटेरियल है वो वेस्ट ना हो, उसका कंट्रोल, क्योंकि वो ज्यादा वेस्ट होगा तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। आप भी तो अपने सब्जेक्ट को एबीसी कैटेगरी में बांट देते हो, घर पे जाके 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो जो प्रैक्टिकल है, थ्योरी सब्जेक्ट छूते ही नहीं हो, नहीं। और खासकर जिसको जिसमें इंटरेस्ट आता है वो उसको पढ़ता रहता है, बस बार बार उठाएगा वही किताब उठा लेगा, चल यार अकाउंट्स बना लो, चल यार कॉस्ट बना लो, और लो कर लूंगा, अभी थ्योरी तो है कल पढ़ लूंगा। ऐसा होता नहीं होता। आप खुद देख लो फाउंडेशन में क्या किया आपने, इको को बेचारा सोतेली बहन समझा हुआ था, कभी कभी पढ़ते थे, लेकिन सोतेली सबसे सगी थी, वो सबसे नंबर आते उसमें। यहां सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है टैक्स, आज पढ़ता हूं कल भी कहता अच्छा कल ही पढ़ना है टैक्स, क्या था यार दोबारा पढ़ के देखता हूं इसको। शुरू में तो बड़ा मजा आता है, मैं फिर बता रहा हूं, शुरू में टैक्स से अच्छा सब्जेक्ट कोई है ही नहीं दीपांशु भाई, और फिर वो जैसे जैसे बढ़ता रहता है ना, लगता है क्या हो गया, कितने प्रोविजन है। हर दूसरा बंदा टैक्स को लेके परेशान होता है, हर दूसरा बंदा इंटर के अंदर, उसके अंदर बाद में यार टैक्स हो जाना बस, साला सब निकल जाएगा, टैक्स ही निकल जाएगा बस मेरा। ये बता रहा हूं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं मैं, बच्चों के व्यू पूछना ये पूछते हैं। अब बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा भी अपनी किताबों को, सब्जेक्ट को एबीसी कैटेगरी में रखता है, ए सब्जेक्ट वो जो उसे इंटरेस्ट रखता है, बी कैटेगरी वो जो उसे कम। इसमें तो वैल्यू बराबर होती है सबके, वैल्यू तो बराबर ही है ना, सब्जेक्ट में तो आप कैटेगरी नहीं कर सकते, लेकिन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एबीसी कर लेते हो। आप अपने फोन नंबर को भी एबीसी में डालते हो, ए फॉर वीआईपी नंबर, बी फॉर कम वीआईपी नंबर, सी फॉर जिनका फोन ही उठाना नहीं होता ना, ए वो होते हैं जिनका मैसेज रात के 1 बजे भी आए तो रिप्लाई करना है, वरना पेलेगा भाई साहब, उसी टाइम मैसेज आ जाएगा 4 सुनाने के लिए, होता नहीं, अपनी अपनी कैटेगरी होती है। जैसे हमारा क्या होता है, हम फैमिली का जो नंबर्स है ना वो बस एक कैटेगरी में रखते हैं कि भाई फैमिली से अगर फोन आया तो इमरजेंसी में फोन किया होगा, बाकी स्टूडेंट के जो होते हैं वो लास्ट में हम देखते हैं, रिप्लाई बाद में करते हैं। सच बताओ स्टूडेंट के, अच्छा करा ठीक है रिप्लाई कर दूंगा भाई, तो क्या करेगा भाई, स्टूडेंट को डाउट ही तो पूछना है ना, इमरजेंसी तो कुछ होगी नहीं, स्टूडेंट का डाउट पूछेगा तो हम उसका तुरंत, बल्कि थोड़ी देर बाद रिप्लाई करते हैं, तुरंत हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि इसके लिए इमरजेंसी नहीं है भाई, ये घर वालों के हो सकता है पता क्यों फोन किया होगा, होता ही होता है, हर किसी की अपनी अपनी कैटेगरीज होती है। आइए मत कहना अली सर कह रहे कि मैं सी कैटेगरी रखता हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मैसेज रिप्लाई करने की,
कहीं मुझे दो चार गाली बगे सर क्या कर रहे हो, लेकिन मैं सबसे ज्यादा रिप्लाई देता हूँ, सबसे फास्ट रिप्लाई करने वाला टीचर हूं मैं। आपका मैसेज आया तुरंत मेरा मैसेज आ जाता है कुछ देर बाद बच्चे के डाउट का रिलेटेड। तो मैं बता रहा हूं आपको कि एबीसी कैटेगरी क्या होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो कंपनी भी कहते हैं अपने स्टॉक को, मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है, जिससे कि जो मटेरियल सबसे बेस्ट है उसका कंट्रोल आसानी से हो, उसमें वेस्टेज ना हो, उसे कहते हैं एबीसी एनालिसिस। तो जरा इसके बारे में लिख लेते हैं, लिखे भाई, चलो जी लिखिए फटाफट से। देखिए एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस मैं लिखवा रहा हूं, एबीसी एनालिसिस इज ए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। According to this system, we distribute in material different categories. We distribute material in different categories according to importance and value. According to importance and value and frequency, मतलब वैल्यू के हिसाब से या ठीक है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू वैल्यू, इंपॉर्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से और फुल स्टॉप। वी क्लासिफाइड मटेरियल इनटू 3 कैटेगरीज। वी क्लासिफाइड मटेरियल इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी। पहला लिखे यहां पे ए कैटेगरी। ए कैटेगरी के बारे में लिखेंगे। ए कैटेगरी में क्या होता है बेटा, मैंने बताया क्वांटिटी में बहुत कम, अमाउंट में बहुत ज्यादा। इन्होंने क्या कर रखा, सुनो एक बात ध्यान दो, इन्होंने क्या रखा है कि भाई साहब मान लो 100 रुपए का मटेरियल है आपके पास, टोटल मटेरियल, और क्वांटिटी भी कितनी है उसकी, 100 है, 100 केजी है और 100 रुपए मटेरियल है। तो ए कैटेगरी में इन्होंने कहा कि जो 70 रुपए का मटेरियल होगा, कितने होगा, वैल्यू में कितना होगा 70 पर, और क्वांटिटी में कितना होगा, केवल 10%। अमाउंट में 70%, क्वांटिटी में, और बी कैटेगरी में कितना होगा 20% अमाउंट में, 20% क्वांटिटी में। सी कैटेगरी में क्या होगा 10% वैल्यू में, 70% अमाउंट में। देखो 100 आगे नहीं आ गया दोनों तरफ से, अमाउंट में सबसे ऊपर, क्वांटिटी में सबसे कम, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ए कैटेगरी। दिस कैटेगरी आइटम कंसिस्ट ऑफ ओनली ए स्मॉल परसेंटेज, अबाउट 10% ऑफ टोटल आइटम स्टोर, बट रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट अबाउट 70% ऑफ द वैल्यू, बिकॉज दे आर हायर प्राइस और हैवी रिक्वायरमेंट और बोथ। यहां तक फटाफट लिख लो। क्वांटिटी में बहुत ज्यादा नहीं, अमाउंट में बहुत ज्यादा, वैल्यू में ज्यादा और क्वांटिटी में कम।
समझ में आया बेटा क्या होता है कि जो अमाउंट में तो टोटल अमाउंट का 70% हो और वैल्यू का केवल 10% हो। बी कैटेगरी में कौन सा आता है बेटा, जो अमाउंट का 20%, क्वांटिटी का भी 20%। दिस कैटेगरी आइटम रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, दे मे बी 20% टोटल आइटम और 20% ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टमेंट। मॉडरेट तक लिख लो बस, ठीक है। सी कैटेगरी में वही उल्टा, बच्चे सब्जेक्ट में डाल रहे हैं। मिनाज भाई क्या बात, सब्जेक्ट को कैटेगरी बना दी आपने। थोड़ा सा लगता है इंसान को कि भाई कोई सब्जेक्ट बस क्या है कि लेंथी है, इंटर कोर्स थोड़ा लेंथी सिलेबस है इंटर का, एक चैप्टर खत्म होने में बहुत टाइम लगता है, बट कोई नहीं, करना तो हम नहीं है, हमारे लिए सीए बना, हम ही बन के रहेंगे सीए। देख लिया एबीसी कैटेगरी है बेटा। इसका एक नाम और है HLM, HML, सॉरी HM नहीं, HML। एबीसी का नाम था क्या है, HML, हाई मॉडरेट लोवेस्ट। अगर एग्जाम में HML आ जाए तो भी यही है, सेम नाम लिखना है। और इसका नाम ये भी है 70-20-10-20 का नाम है।
और एक नाम और है इसका, पैरेटो एनालिसिस, PARETO, पैरेटो एनालिसिस। बहुत सारे नाम है इसके। ICI ने कोई सा नाम पूछ लिया तो इस 10-20-70 या 7-20-10-70 बनाओ तो, या पैरेटो या HML पूछ लिया तो नाम एक ही है इसका। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि ABC का दूसरा नाम बताओ। थोड़ा सा क्या होता है ना कि हमारे पास 9 महीने हैं और 9 महीने में हमारे पास मैक्सिमम जुलाई तक सारा कोर्स फिनिश हो जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने आपके पास तब भी रहेंगे बहुत पढ़ने के लिए, एनफ टाइम है इतना, 3 महीने। ठीक है, अगर आपके बीकॉम के एग्जाम आ भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जुलाई तक मैक्सिमम आपका हर सब्जेक्ट का कोर्स खत्म हो जाएगा, जुलाई मैक्सिमम जुलाई तक। ठीक है, तो आज की बात ये खत्म करते हैं, क्योंकि थक गए बहुत ज़्यादा लगते आप लोग थक जाते हो तो फिर उससे ज़्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट करना मुझे शक्ति नहीं है। जब तक आप एनर्जी में रहते हो तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, जब एनर्जी डाउन हो जाती है फिर मैं कहता हूँ रहने दे, अब इन पे जुल्म ना करूँ मैं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, कॉस्ट FM अकाउंट्स A कैटेगरी, टैक्स लो B कैटेगरी, C ऑडिट कैटेगरी। सब्जेक्ट तो वैसे भी आपने कैटेगरी बनाई दी होंगे, जिसकी प्रैक्टिस होती रहती है वो A कैटेगरी में होता है, जो उसको हम पढ़ना छोड़ देते हैं वो C कैटेगरी में बहुत ज्यादा है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद 1:10 पे, फिर वापस से थोड़ा सा आप कॉफी चाय पी लीजिए, एनर्जी ले लीजिए। चलिए।